नमस्ते। आज मेरे साथ कनन गोपीनाथ साहब हैं। गोपीनाथ साहब का अब मैं परिचय नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको अब तक कनन गोपीनाथ साहब को जानना चाहिए, क्योंकि जितने जुझारूपन से ये बहुत से विषयों पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं। आज कनन साहब आपसे बात करनी है, ये जो अभी एक इस नाम पे कि इलेक्शन रिफॉर्म करना है हमें, इसके नाम पे अभी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें आधार और वोटर आईडी को लिंक किया जा रहा है। इसको लेके बहुत तूफान हो रहा है। इसको लेके मतलब एक पक्ष का ये कहना है कि जब ये सेलेक्ट कमेटी में गया था तो ऑपोजिशन वालों ने इस पे कोई ऑपोजिशन दर्ज नहीं किया था, उन्होंने कहा था सब ठीक है। उधर जो सेलेक्ट कमेटी के मेंबर है उनका उनका कहना है कि हमारा डिसेंट माना नहीं गया था, हमसे पूछा नहीं गया था। एक तरफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगा रखी है इस तरह के उस पर, इत्यादि इत्यादि। तो करण साहब, आपसे जरा समझना चाह रहे हैं कि वो रूट कॉज क्या है और ये कि क्या समस्या है। नहीं, देखिए, सरकार का खुद का दावा ये है कि ये हम इसीलिए लिंक कर रहे हैं कि इसके डी डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेट वोटर्स है उसको हटाने के लिए। तो डुप्लीकेट वोटर्स को कहीं पे फेक वोटर, बोगस वोटर, इसे किसी तरीके का नाम बुला रहे हैं, पर जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखा है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स है, एक ही आदमी मान लीजिए दो जगह पे रजिस्टर्ड है, उनका ना डी डुप्लीकेशन करने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। तो पर इसका बोला जैसे जा रहा है, जिस तरीके का इसका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई बांग्लादेशी या फिर कोई रोहिंग्या या इस तरीके के जो बोगस वोटर्स हैं उनको हटाने के लिए हम इसको लेके आ रहे हैं, उनका वोटिंग राइट हटाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो इसलिए शायद इस मुद्दे को ठीक से ना समझ पा रहे हैं, ना इस मुद्दे पे बहस कर पा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और मुस्लिम और रोहिंग्या ये बोलोगे तो आप प्रिटी मच यहाँ पे आज कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कानून ला सकता है, किसी भी तरीके का परेशानी जनता के ऊपर आप डाल सकते हैं। पहले समझना है कि डुप्लीकेट अगर हटाना है तो डुप्लीकेट वोटर है कौन। और उससे पहले अगर मैं कहूँ, ये संशोधन लाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 उस पे, और उसमें मेजर जो अमेंडमेंट आया है वो सेक्शन 23 ऑफ द आरपी एक्ट। तो सेक्शन 23 ऑफ द आरपी एक्ट जो पहले कहता है वो इंक्लूजन ऑफ वोटर के। मान लीजिए मैं एक जगह पे हूँ, मैं 18 साल का हो गया या फिर मैं कहीं और रहने चला गया, तो मैं वहां पे अपना एप्लीकेशन दे सकता हूँ, मेरा नाम वहां के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करने के लिए। और वहां का जो इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ईआरओ जो बोलते हैं, वो उसको प्रोसेस करके आपको वहां का एंट्री कर दिया जाएगा। और अगर हम उनको कहते हैं कि हम कहीं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमें वहां एनरोल करने के साथ साथ वहां से जो कंसर्न ईआरओ है दूसरे, उनको एक चिट्ठी भेज दिया जाएगा कि वहां से इनका नाम हटा दीजिए कर। पर जो नॉर्मल, तो वो इंक्लूजन था, ये फॉर्म 6 है, उसके बेसिस पे हम करते थे। अब इन्होंने ये संशोधन लाया है कि इस टाइम जब इंक्लूजन के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो ईआरओ में रिक्वायर, ईआरओ जो है पूछ सकता है कि अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आधार दीजिए, आधार को सबमिट कर लीजिए। या उसके बाद भी एक बार इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ गया तो उसके बाद भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो ईआरओ जो है, वो आपको आपके आपके हाथ से आइडेंटिटी कार्ड ले सकता है। तो सबसे ये है अमेंडमेंट। अब सवाल आता है कि डुप्लीकेट वोटर कौन है, कौन डुप्लीकेशन कहाँ पे है। ये अगर थोड़ा मैं शायद रीजनल बात कर रहा होगा, या फिर मैं जहां पे रहा हूं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं, सर्व किया हूं एज ए कलेक्टर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। वो यूपी से आते हैं, ईस्टर्न यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, कई सारे जगह से आते हैं, केरला से आते हैं, कई सारे जगह से आते हैं जो कि नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, वहां से लोग आते हैं। और वहां आने के बाद कई तरीके का परेशानी उनको झेलना भी पड़ता है। मान लीजिए मुंबई में आने का सोच लीजिए या फिर दिल्ली जाने का सोच लीजिए, क्योंकि वो वहां के रहने वाले नहीं है, वो आए हैं काम करने के लिए, वर्क के लिए। थोड़ा टाइम के बाद जैसे काफी टाइम तक उधर रुकने का उनका हो जाता है, तो वहां पे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक रुकते हैं, तो वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में एंट्री करवा देते हैं वहां।
और ये नहीं करते हुए वहां पे जब वो करते हैं तो नॉर्मली एक नया वोटर आईडी कार्ड बनता है और वहां पे उनका नाम उसमें रजिस्टर हो जाता है नया एक वोटर की तरह। पर इस साथ साथ जो पीछे उनके जो गांव में जो वोट है वो इसके साथ डिलीट नहीं होता है। अब टेक्निकली आप पूछोगे तो होना चाहिए, क्योंकि एक आप यहाँ पे रुक सकते हैं, वहां पे दो जगह नहीं हो सकते। पर अगर वैसे देखा जाए, अगर उस इंसान का वोट का अहमियत की तरह से देखा जाए, तो जहां पे वो काम करते हैं वहां के अगर उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट करने का अधिकार होने के बावजूद उनको जो परेशानियां झेलना पड़ता है आज वो बहुत ज्यादा है। अब उनको वोट करने का, मान लीजिए मुंबई या दिल्ली में यूपी से जो काम करने जाते हैं उनको वहां वोट करने का अधिकार नहीं है, तो उनको जो वहां झेलना पड़ेगा, जो उनके ऊपर हावी वो कितना होगा। और वापस अगर अपना गांव में वोट करने का उनका राइट अगर वो हटा देते हैं, मान लीजिए वो चलने देते हैं, क्योंकि उनको वहां से जाना पड़ा क्योंकि वहां पे उनको नौकरी नहीं मिल रहा था। अगर वहां पे वो एक राइट जो वोट कर रहे थे वो इसलिए था कि वहां पे वो अपना कुछ सुधार ला सकता है, तो जो डुप्लीकेट वोटर्स जिसकी सबसे ज्यादा मुश्किल इलेक्टोरल रोल में झेलना पड़ता था वो यही था, जो माइग्रेंट वोटर्स था। तो डुप्लीकेट वोटर्स का हटाने का भी जो था, क्योंकि इनका नाम डिलीट करना मुश्किल है, दो अलग वोटर आईडी है, नाम और हो सकता है पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ एक हो, पर ऐसे तो कई सारे लोग होंगे जिनका नाम और पापा का नाम सेम हो, तो उसके बेसिस पे आपको डिलीट करना मुश्किल था। तो ये बात मुझे लगता है कि सरकार को या पॉलिटिकल पार्टीज को सामने रखना चाहिए या समझाना चाहिए। जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान इन्होंने कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा, तब किसी ने पूछा नहीं कि काला धन है क्या, किस चीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं। या जब एनआरसी के टाइम पे इन्होंने कहा कि जो घुसपैठिया हैं या जो गैर नागरिक है उनको हटाएंगे, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई नागरिक कौन है, कैसे आप बताओगे कि एक आदमी नागरिक है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स को निकालेंगे, जैसे कि कोई दुश्मन है उन लोग, है ना, उनको अभी जेल भेजना है टाइप ऐसे कह रहे हैं। तो ये पूछना जरूरी है या फिर इस पे बहस होना जरूरी है, इस पे डिस्कशन होना जरूरी है कि डुप्लीकेटेड वोटर है कौन और किसके पास है। तो जो जगह के, और ऐसा नहीं है कि एक ही साथ जाके दो जगह वोट करते हैं, वहां पे जब इलेक्शन होते हैं तो वहां होते हैं, जब वापस आते हैं तो कई सारे लोग अभी वापस जाएंगे, इलेक्शन मान लीजिए यूपी के इलेक्शन होगा तो वापस जाएंगे और वोट करके फिर वापस अपना काम के लिए चले जाएंगे। तो टारगेट इन लोग हैं, जी किस पे असर पड़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या वो अवेयर है कि जो इनको डुप्लीकेट वोटर कह रहे हैं वो है जो नौकरी करने के लिए जाके वहां पे अपना वोटर आईडी कार्ड लिया है या फिर। मैं समझता हूं कि अगर ये, इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस भी था कि यूपी इलेक्शन के 3-4 महीने पहले क्यों किया ऐसे, मतलब कि आप इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएंगे इलेक्शन से पहले, ये तो क्लियर है, पर क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूपी के माइग्रेंट वर्कर्स उनको कि हम आपके जो शहर में वोट है वो हम रखना नहीं चाहते हैं, आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि एक बार आप आधार से लिंक करेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे लिंक करेंगे, आप यहां लिंक करेंगे कि वहां, अगर यहां लिंक कर दिया ऑटोमेटिकली वहां कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये करेंगे तो किसको टारगेट कर रहे हैं और उनको ये बात पता है कि नहीं। मैं इसीलिए समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई कानून ले आया तो किसके ऊपर उसका असर पड़ने वाला है, उस आदमी को, औरत को, उनको उसको पता होना चाहिए कि इस कानून से मेरा कुछ ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है, जी। उसके बाद उस बहस का कुछ महत्व निकलेगा। सिर्फ एक थियोरेटिकल डीडुप्लीकेशन है बोल के निकलना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। मैं करण एक चीज और बता दूं इसी प्रश्न पे। गांव में बहुत से लोगों की थोड़ी बहुत जमीन होती है और वो उस जमीन को रखना चाहता है, मतलब ही वांट्स टू कीप दैट जमीन। और एक गांव में एक परिवार रजिस्टर होता है जो प्रधान जिसको मैनेज करता है, और उसके अब वो एक कहीं ना कहीं वो एक चीजें भी डिस्टर्ब होंगी। मैं एक लार्जर बात, क्योंकि सरकार इसको कह रही है कि लार्जर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की प्रक्रिया में दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आर। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म पर से सही में ईमानदार हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि उस टोटलिटी में करिए ना। और उसका पहला चीज ये सबने देख लिया कि इलेक्शन बॉन्ड की बात जो हो रही थी उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के बजाय उससे तो एक रास्ता नया खुल गया है कि जो सरकार है वो जैसे चाहे उससे पैसा ले। तो ये आपको नहीं लगता है कि सरकार का ये कहना कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स ओवरऑल इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये थोड़ा बेमानी लगता है? नहीं, बेमानी तो सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, क्योंकि आपने भी जैसे जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि
जो मैंडेटरी नहीं कर सकते, आप लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते आधार लिंकेज अनलेस देयर इज सम अमाउंट ऑफ सब्सिडी या गवर्नमेंट लार्जेसी इन्वॉल्व। राइट टू वोट इज अ राइट, है ना, उसको आप आधार के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहीं, बोला कि हमने इसको, मैं सॉरी बीच सॉरी में बीच में मैं आपसे रोक दूं। जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है ना, उसमें कहा है आधार ना देने का पर्याप्त आधार होना चाहिए, यू शुड हैव अ सब। अब ना उसको डिफाइन नहीं किया है, तो मतलब इट इज एज गुड एज कि आपका बेमानी, आधार। जरूर जरूर खुद से बेमानी है, अपनी सुप्रीम कोर्ट से बेमानी है, खुद की संविधान से बेमानी है, कानून से बेमानी है, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि ईआरओ में रिक्वायर, और उसके नीचे लिख रहा है कि सफिशिएंट कॉस्ट भी देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं दिया। अब मान लीजिए मुझे जरूरी भी नहीं है, मैं अगर यही लिस्ट कि इतने सारे लोग यहाँ के आधार और इसको लिंक नहीं किया, ये मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को दे दूं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपको फॉर्म 7 एक होता है जिसकी ऑब्जेक्शन कोई भी सबमिट कर सकता है कि इस आदमी को इस इलेक्टोरल रोल से निकालना चाहिए, ठीक है। तो मुझे सो मोटो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वो लिस्ट अगर पता चले कि इतने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, लिंक नहीं किया, वो लिस्ट मेरे पास आ जाए, मैं ही सबमिट कर दूंगा ईआरओ को कि भाई इतने लोगों ने नहीं किया, मुझे लगता है कि इनको निकालना चाहिए। अब इस बात पे वो निकालेंगे नहीं, पर ये लिस्ट आ गया जिसके बेसिस पे ईआरओ एक्शन ले सकता है। अभी वो सो मोटा नहीं रहा। देखिए बात वही है, करना हाँ, जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, पर वॉलंटरी मैंडेटरी ये जो टेक्निकलिटी के बीच में जाके खुद से, कम से कम खुद से तो आपको मतलब फेथफुल रहना चाहिए। पूरा जनता को, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को, अपनी ही जुडिशरी, सबको बेवकूफ बना के, बेईमानी करके आप क्या रिफॉर्म लाएंगे। इसीलिए कोई भी रिफॉर्म का सबसे बड़ी बात है कि आप ऑनेस्ट डिस्कशन होना चाहिए। फार्म लॉज में भी आपने देखा कि रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन बाय डिसीट, किसी को है ना चुपके से कोई निर्णय लेना रिफॉर्म नहीं हो सकता, वो सिर्फ डिसरप्शन हो सकता है। रिफॉर्म तब होगा जब आप एक दूसरे से बात करके एक उस पे आएंगे कि हमें ये करना जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप और मैं 19-20 में एग्री नहीं करते, कंसेंसस बिल्डिंग, डिमांड जनरेशन, उसके बाद एक चीज को रिफॉर्म बोल सकते हैं। उसके अलावा जितने भी निर्णय है वो सिर्फ डिसरप्शन है। फार्म लॉ का क्या हुआ, सीए लेके आया, एनआरसी करूंगा बोला, क्या हुआ। अब 370, देखिए कोई सा भी, जितने भी स्टेप्स लिए, दिस आर ऑल डिसीजंस फॉर डिसरप्टिंग, दिस आर नॉट रिफॉर्म्स। ये बात को, व्हाट इज रिफॉर्म का फंडामेंटल सबसे पहले इज अबाउट डिमांड जनरेशन, चेंज मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ कंसेंसस। इसके बिना कोई भी डिसीजन को रिफॉर्म्स बोलना बेवकूफी होगी। ये बात हमें भी समझना होगा, और सरकार जितना जल्दी समझेंगे मैं समझता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो ओपेसिटी है, कोई मुझे लिख रहा था आज बल्कि ट्विटर पे, जिस तरीके से हरिद्वार में जो हेट असेंबली हुआ, और मैंने लिखा कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बात यह कि हम ऐसे सरकार को रोक भी नहीं पा रहे जो इनको सपोर्ट करते। तो एक आदमी ने नीचे लिखा है, हम इस सरकार को वोट इसलिए किए थे, या फिर इनको इसलिए किए थे कि हम चाहते थे कि जो ध्रुवीकरण है, अपीसमेंट है, ये सब चले जाए और डेवलपमेंट आए। बल्कि हमें जो मिला है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे ओपेसिटी मिला है, जो करप्ट इंस्टीट्यूशन है उसको आइडियोलॉजिकल कर दिया गया है। तो वो बदलाव लोग भी देख रहा है कि जो ओपेसिटी है, जो करप्शन है, अब इसको हीरोइज्म भी मानने लग गया। पहले हम कम से कम हमें बोलते थे कि करप्ट है और इसलिए इनको हम गाली देते थे। अब करप्ट है पर क्योंकि है हम जैसे चाहते हैं वैसे वाले करप्ट है, तो इसलिए बढ़िया है। करप्ट है भी तो क्या हुआ, स्मार्टनेस है, ये चाणक्य नीति है। इतना ये करप्शन तो हम इसको यूलाइजाइज करने लग गया, इसको हीरोइज्म मानने लग गया। सोच लीजिए, हम अपने जो जो सॉरी टॉपिक से थोड़ा भड़क रहा हूं मैं, जो रिलीजियस लीडर्स को बोलना चाहिए कि ठीक है आप गीता पढ़िए, है ना, अगर मैं बोलना चाहते तो बोलिए, या फिर जो समाज के लोगों को बोलना चाहिए, आपको रिलीजन से कंसर्न है तो बोल दीजिए कि अच्छे किताब पढ़िए, या फिर देश से लिंक्ड है तो बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि बंदूक खरीदो। सोचिए, दिस इज व्हाट, आई एम सॉरी टू स्लोली नहीं नहीं, आई स्पीक विद अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। डायग्राम, अफेक्टेड। करण, मैं एक चीज और जरा समझना चाह रहा था, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है और इसको कई लोगों ने उठाया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी इलेक्शन कमीशन इज अ सेपरेट बॉडी, इज अ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इट डजंट, वो कोई सरकार के अधीन नहीं है। आधार जो है एंड वही वोटर आईडी जो है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी आपको देती है। आधार सरकार देती है। तो जब आप इसको लिंक कर देंगे आधार और वो, तो एक तरह से आप सबवर्सेंट कर दे रहे हैं। मतलब इवन द इलेक्शन कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज सरकार।
तो सरकार जैसे बट चाहेगी। आप जो पहला स्टेटमेंट कहे कि पहली बार होगा जो हिस्ट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कि फुल कमीशन जाके पीएमओ में बैठे होंगे मीटिंग के लिए, या फिर पीएमओ का मीटिंग के लिए बुलाया और गए होंगे, जी जी ऐसे कभी नहीं। एज ए कलेक्टर, एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आप नहीं जाते, सीएम भी बुलाए तो भी इलेक्शन अनाउंस करने के बाद जी आप बोलते हैं कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया हम नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी टाइम अब इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसलिए बनाया रखा था ताकि इलेक्शन शुड ऑलवेज बी, ऑल द प्रोसेसेस, everything involved in it should be separate and independent from the government, गवर्नमेंट से अलग होना चाहिए। अब वो एक एक करके मतलब आ, दिक्कत ये है कि जो सपोर्ट करते हैं उनको लगता है कि क्योंकि हम हमारे जो सपोर्ट मतलब जिनको हम सपोर्ट करते हैं वो आज सत्ता में है इसलिए ये सब सही है। पर ये समझना बिल्कुल ही गलत होगी कि ये चेंज नहीं होगा, दूसरा आदमी नहीं आएंगे, और जब आएंगे तो इसी इंस्टीट्यूशन को दूसरे लोग भी उतना ही वो करेंगे। तब इसलिए समझना है क्या सही है क्या गलत है, वो जी समझ के अगर आप प्रपोज करोगे कि भाई कमीशन को नहीं जाना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो ये खतरा है, ये अगर आप समझेंगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन पावर आपका जो इंडिविजुअल राइट है, फ्रीडम है, वो सब सुरक्षित रहेगा। नहीं है तो सत्ता जैसे बदलते हुए एक जनता हमेशा डरते हुए रहेंगे, आधा जनता हमेशा हावी होके रहेंगे, यही चलता रहेगा। ऐसे में sorry, but the concept, forget about this thing also, there are concept issues about privacy, there are issues about so many things which are coming in, but I was only focusing, मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूं जिनके ऊपर ये सबसे ज्यादा असर पड़ने वाले हैं, वो है माइग्रेंट वर्कर्स, जो कामगार लोग जो शहरों में जाके काम करते हैं और वहां पे अपना जो वोटर आईडी कार्ड है या वहां पे जो वोट है उसको अपना एक प्रोटेक्शन की तरह उसको यूज करते हैं कि भाई हम भी यहाँ की जनता है, हमको मतलब इस तरीके से तुम ट्रीट नहीं कर सकते। ये असर उन पे सबसे ज्यादा पड़ने वाले हैं। क्या उनको पता है या नहीं पता है? जब ये बोलते हैं कि डुप्लीकेट वोटर को हम हटाएंगे तो ये कोई रोहिंग्या की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी बात कर रहे हैं या मेरी बात कर रहे हैं, ये बात उन तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, ये मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। करण, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं हम ड्यूअल सिटीजनशिप देंगे, आप दोहरी नागरिकता लोगों को देने को तैयार हैं क्योंकि वो एनआरआई घर में पैसा भेजता है, आपका उससे देश चलता है, तो इसलिए आप कहते हैं वहां के भी नागरिक हो जाओ, हम यहां की भी नागरिकता दे देंगे। मैं इसको थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट कर दे रहा हूं, बट इसी तरह की कोई स्थिति है कि भाई आप कल के दिन फिर अमेरिका कहेगा कि तुम यहां से ना वोट दे सकते हो ना कुछ दे सकते हो, इट कैन हैपन। तो मैं एक दूसरी बात पे आ रहा था, आधार की एक समस्या और है जो आप एक बार समझा दें जरा। प्रोफाइलिंग बहुत आसान हो जाती है कि इस ग्रुप ने मुझे दिया, इस ग्रुप ने नहीं दिया, इसने दिया, इसने, क्योंकि आधार से लिंक हो रहा है ना सब कुछ। तो ये अगर खतरा तो हरदम रहेगा कि अगर एक एक जगह विशेष ने नहीं दिया तो उसकी प्रोफाइलिंग, और ये पुडुचेरी वाले इलेक्शन में ऑलरेडी वो पिटीशन हुई है जहां पे उन्होंने भाजपा से पूछा और कहा कि भाई आपको ये कहां से आधार नंबर मिले और फोन नंबर मिले, उन्होंने कहा हमने घर घर जाके लिया। अब कोई झूठ बोल दे घर घर जाके लिया तो इसको कैसे, मतलब ये भी तो एक खतरा है कि ये तो अब कमोडिटी हो जाएगा। प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग जो है थोड़ा सा सेफगार्ड है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेफगार्ड नहीं है, क्योंकि आधार के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होगा नहीं होगा ये इस कानून से क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ इतना बोला है कि आधार कार्ड मांग सकता है, ठीक है, उससे अलावा कुछ नहीं बोला है कि आधार बेसिस्ड ऑथेंटिकेशन होगा या फिर हम उस पर चेक करेंगे नहीं करेंगे। आधार से इलेक्शन कमीशन डेटा मांग सकता है ये भी नहीं लिखा है। अब वो आधार के कानून में बदलाव आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। दिक्कत यहाँ पे ये डेंजर जरूर है क्योंकि आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उससे आपका कई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लिंक्ड है, आपका जो बाकी कई सारे अकाउंट्स लिंक्ड है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स लिंक्ड है, ठीक है। इन ए वे आप ये भी कह सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से भी आपका नाम आ सकता है। आपका जो प्रोफाइलिंग लोकली होता है ना वो तो इससे कई गुना ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपका ईवीएम 1000 वोट का ही होता है और एक पर्टिकुलर पाड़ा का ही होता है या एक गांव का होता है। उस गांव ने किसने कैसे वोट दिया वो इलेक्शन काउंटिंग के दिन ही समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई इसमें से 300 लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, वो यहाँ रहने वाले हैं, वो नंबर मतलब आइडिया लग जाता है कि इसने नहीं दिया। इतना प्रोफाइलिंग तो लोकली हाइपर लोकली आज हो रहा है। अब इस लिंक से उसको
स्केल अप करने के एक अपॉर्चुनिटी है बहुत आसानी से बाय सिटिंग इन द कंप्यूटर ओनली। और बंदे का सोशल प्रोफाइल मीडिया देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यह किस तरीके से वोट करने वाला है, इसका मैं देख लूं कि ये कहाँ पे वोटर आईडी है, कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आधार लिंक होने से कर पाए। और वो प्रोविजन अभी आधार के अमेंडमेंट में आया नहीं। तो डेंजर जब आप लिंक करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो ये लिंक तो है, ये डेंजर तो है, प्रोफाइलिंग तो 100% विल हैपन एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट विल हैपन इवन वर्स। जी ठीक है, मैं वापस फिर से वही बात पे क्योंकि करूंगा, हम अभी भी जो बात कर रहे हैं वो पोटेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, जो डेंजर ऑफ प्रोफाइलिंग, द डेंजर ऑफ लैक ऑफ प्राइवेसी है ना, ये सब पोटेंशियल, ये सब हो सकता है। पर मैं जो ये सरकार खुद कह रहे हैं हम करना क्या चाहते हैं, मैं उस पर, सरकार कह रहे हैं कि हम डी डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा एक ही सवाल है कि किसका वोट काटना चाहते हैं, कौन है डुप्लीकेट वोटर, कौन है जिनका दो जगह पर रजिस्टर्ड है, और कहाँ का उनका वोट काटना चाहता है। आप इतना अगर सरकार बता दे खुल के कि हाँ हम आप तुम्हारा ही काटना चाहते हैं, तुम यहाँ से मुंबई में जाकर रहते हो, तुम अभी तय करो कि तुमको मुंबई में वोट करना है कि बनारस में वोट करना है, ये डिसाइड करो। ये अगर खुल के जनता के बता देना तो फिर कम से कम बहस में आप बात तो कर सकते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी या फिर उनको काटेंगे, और एक्चुअली वोट काटने वाले इनका। इसलिए मैं बार बार इसी बात पे आ रहा हूं, जो लोग अफेक्टेड होने वाले हैं उनको इस कानून का जो एक्चुअल इम्प्लीकेशन है वो पहुंचाना, उन तक समझना, क्योंकि होने क्या वाला है, और क्या वो पूछे जो उनसे, जो अभी मान लीजिए इलेक्शन होने वाला है, वो पूछे इनसे कि बस ये कानून से क्या होने वाला है, हमारा कुछ होगा क्या, हमारा कोई वोट करने का अधिकार जाएगा क्या कहीं पे, ये सवाल जरूर उनको पूछना चाहिए। बाकी लॉट ऑफ इश्यूज आई एम श्योर, प्राइवेसी पे या प्रोफाइलिंग पे, लिंकेज का जो डेटा प्रोटेक्शन की जो इश्यूज है, वो सब पे बहुत सारे हम बात जरूर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अहम मुद्दा ये है, मैं जिनके हाँ अफेक्ट करने वाले उसको हम साइड करके डिस्कशन कर रहे जी, मैं करण चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन। आई एग्री कि जैसे माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। माइग्रेंट वर्कर एक इकोनॉमी का एक एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि अगर आज माइग्रेंट वर्कर को आप बाहर निकाल दीजिए किसी भी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट सिटी से, तो वो नहीं चलेंगी, क्योंकि उसी तरह से इतने दिनों में वो सेट हो गया है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये डिस्कशन उनसे एक तो बात करें, और शायद हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग इट्स अ लाउड थिंकिंग, कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम एमपी एमएलए का इलेक्शन तो जहां हम काम करते हैं वहां देना चाहते हैं, लेकिन प्रधानी का इलेक्शन जो लोकल पंचायत होती है, देयर आई हैं। वांट टू बी रूटेड टू माय विलेज, देयर कैन बी दिस अरेंजमेंट। ऑप्शन, यस। तो इस पे भी बात हो अभी तो सकती नहीं है। हो सकती। अभी मुश्किल यही है कि नॉर्मल जो स्टेट का भी इलेक्टोरल रोल, वैसे तो स्टेट का अपना इलेक्टोरल रोल होता है जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन होता है, पर एक बार आप लिंक करते हैं इलेक्टोरल रोल, लिंक करने का, जैसे स्टेट इलेक्शन, वो इट विल जस्ट पर्कुलेट इनटू द स्टेट इलेक्शन ऑल्सो। और आप अगर कहीं और रहते हैं, फिर आपके ऊपर है ना, जिनके पास पावर है उनके ऊपर ये बताना है कि भाई तुम्हारा नाम हम इधर रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, तुम्हारे खिलाफ एक ऑब्जेक्शन फॉर्म 7 हम सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये फिर वहीं पे डिसाइडेड हो जाएगा। आधार लिंक वॉलंटरी होने के ज्यादा डेंजरस है, मतलब मैंडेटरी होता तो सभी को हम बोल सकते थे, हाँ वॉलंटरी मतलब डिस्क्रिशनरी भी है, किसी को आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, किसी को हटाना चाहते तो आप हटा सकते हैं। ये और मैं नहीं चाहता हूं कि वो उनको हटा देंगे या कोई शहर से वर्कर, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर जितना राइट और हक, मतलब थोड़ा बहुत जो हक की जो फीलिंग आए कि हम मतलब इसी देश में रहते हैं भाई, यही अपना है, और यहाँ पे भी हम अपने, इसकी को भी हम अपने ही मानते हैं, हम यहाँ के काम करते हैं, दिल्ली को भी उतना ही अपना मानते हैं जितना कानपुर हो या फिर कहीं और जगह हो या फिर केरला हो या फिर कोटयम हो, उतना ही मानते हैं। वो फीलिंग अगर वहां का आपको डिसाइड करना पड़े कि ये करना है कि नहीं करना, ये एक्चुअली टेक्निकली सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकली एक ही जगह वोट करना बिल्कुल सही है, कानून भी यही कहता है, पर प्रैक्टिस वो नहीं था। और वो प्रैक्टिस के कारण लोगों को एक एम्पावरमेंट का फीलिंग आता था जहां पे वो काम करते थे वहां पे। अब उनका वो एम्पावरमेंट छीनने जा रहा है क्या, ये मेरा सवाल है। जी और सरकार को इस बात पे खुल के बहस करना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए। हम इसीलिए डीडुप्लीकेट करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम वहां वोट करो, तुम डिसाइड करो, ये बात उनको बताना चाहिए। उनको अभी लग नहीं रहा, उनको अभी भी लग रहा है कि प्रोफाइलिंग और प्राइवेसी और ये सब की बात, ये सब हो सकता है कुछ सेपरेट लोगों की बात हो, जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देके वो डिसाइड करने वाली बात है। जो एक्चुअल अफेक्ट करने वाले लोग हैं वो जिस इस कानून से,
मुझे बार बार यही लगता है कि वो जी मुद्दा वहां तक पहुंचे नहीं। जी, थैंक यू सो मच करण, क्योंकि मुझे थैंक यू। भी लगता है कि एक लार्जर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए। ये देखना जरूर चाहिए कि कैसा पैसा जो आए उसका जरूर। पता रहे कहां से आ रहा है। नहीं, और सेकेंडली कैंडिडेट्स, आज की तारीख में जितने जो कैंडिडेट्स लॉट ऑफ जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जितने आपराधिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस पर रोक लगाने की भी ज्यादा जरूरत है बनस्पत जरूर ये जो अभी बात हो रही है कि डिफ्रेंचाइज कर दो। तेलंगाना के उसमें हुआ था डिफ्रेंचाइज, अभी तक 20 लाख लोगों का आज तक वापस डिसीजन नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी अपने दर्शकों से आपके से एक आपका ईवीएम वाला भी हम लोगों को एक दिन करना है, व्हेनेवर नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू कैच इट अप, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट श्योर सर। ईवीएम एंड वीवीपैट इज। थैंक यू सो पर मच वो करण। एक्चुअली थोड़ा आधा घंटा लगेगा, तो जरूर हाँ हाँ, वो थोड़ा लंबा वाला होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जरूर। थैंक यू।